हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल दिकामा पाठशाला। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रही हूँ वो टॉपिक है यूपिन कफ। ठीक है, यूपिन कफ के बारे में आज मैं बताऊंगी आपको। इन द लास्ट लेक्चर आई हैव डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट इज़ द डिफ्थीरिया। डिफ्थीरिया के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वो आपको सोशल फार्मेसी की प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है यूपिन कफ। यूपिन कफ क्या होता है? So the students, whooping cough is known by the another name that is the pertussis. Okay, इसका जो दूसरा नाम है इसको इस नाम से भी जाना जाता है, pertussis. ठीक है। So whooping cough is known by the name and another name that is the pertussis, and whooping cough is an highly contagious respiratory tract infection. Okay, तो आपको पता है ये क्या है? एक हाईली कंटाजियस रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, यानी कि ये बहुत ही तेज़ी से स्प्रेड होता है लोगों में, कम्युनिकेबल है। ठीक है, ट्रांसमिटेबल है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? हाईली कंटाजियस रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। ओके, तो यूपिन कफ में यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, दिस इज़ द यूप। ठीक है, यूप का मतलब क्या होता है? यहाँ पे यूप इज़ अ साउंड। ठीक है, ये वो साउंड होता है कि जब कोई पर्सन यूपिन कफ से सफ़र करता है तो जब कफिंग के टाइम यानी खांसते वक्त जब वो सांस लेने के लिए, ब्रीथ लेने के लिए रुकता है तो उस टाइम एक आवाज़ आती है, एक ह्यूप जो आप यहाँ पे वर्ड सुन रहे हो, ये ह्यूप उसी साउंड को कहते हैं जो एक साउंड आता है ब्रीथ लेते समय। ठीक है, गले से एक साउंड आता है तो उसी को हम कहते हैं ह्यूप। तो क्योंकि इस कफ में क्या होता है, इसमें कफिंग के दौरान साउंड प्रोड्यूस होता है, ह्यूप का साउंड प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसको यूपिन कफ कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ह्यूपिंग कफ इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, ये क्या है? एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है दैट स्प्रेड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ये हाईली कंटाजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कहाँ पर होता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक पे होता है। सो यूपिंग कफ क्या है? यूपिंग कफ इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट स्प्रेड्स, जो कि वन पर्सन से यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के थ्रू में क्या होता है? ये ट्रांसफ़र होता है, स्प्रेड होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट इट कॉजेज सीरियस बाउट्स ऑफ कफिंग। बाउट्स का मतलब यहाँ पे है पीरियड्स का मतलब है कि एक सीरीज़ में कफिंग होगी। ठीक है, यानी कि एक बार अगर कफिंग होना स्टार्ट होगी, खांसी आना स्टार्ट होगी, तो वो क्या होगी? बहुत ही वायलेंट और अनकंट्रोलेबल होगी। ठीक है, कंट्रोल उसको नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और एक बहुत ही तेज़ साउंड में क्या होती है? कफिंग होती है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट द ह्यूप्स रिफर्स टू दी साउंड यू मे मेक इफ़ यू टेक अ क्विक ब्रेथ बिटवीन द कफ। ठीक है, ह्यूप ये एक साउंड होता है, जो भी पर्सन यूपिंग कफ से सफ़र करता है, ठीक है, जब उसको कफिंग होती है और कफिंग के टाइम ही यानी खांसी के वक्त ही क्या होता है कि अगर वो ब्रेथ लेता है तो उस ब्रेथ के साथ ये साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? यूप कहते हैं। ठीक है, इसलिए इस कफ का नाम क्या रखा गया था? यूपिंग कफ रखा गया था। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट द पर्ट्यूसिस इज एन अनदर नेम ऑफ द यूपिंग कफ और 100-डे कफ। ठीक है, इसको पर्ट्यूसिस के नाम से भी जाना जाता है और 100-डे कफ भी कहते हैं, आर द अनदर नेम्स ऑफ द यूपिंग कफ। ओके, अगर यूपिंग कफ की जगह आपको एग्जाम में ये पूछा जाता है कि पर्ट्यूसिस क्या है, तो उसमें भी आपको यूपिंग कफ के बारे में ही लिखना है। और इन केस अगर 100-डे कफ के बारे में भी आता है तो भी आपको किसके लिए लिखना है? यूपिंग कफ के बारे में लिखना है। ओके, so now what is the causative agents of the whooping cough? Whooping cough is caused by a bacteria। या जैसा कि आपको पता है कि क्या है? एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इसके जो कॉजेटिव एजेंट है वो क्या होगा? बैक्टीरिया होगा। सो बैक्टीरिया कॉल्ड बॉर्टेला पर्ट्यूसिस कॉजेज द यूपिन कफ। ठीक है, बॉर्टेला पर्ट्यूसिस क्या है? एक पॉजिटिव एजेंट है, ये एक बैक्टीरिया है जिसके थ्रू क्या होता है कि यूपिन कफ होता है। सो नाउ क्या है, हम क्या डिस्कस कर लेते हैं? मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये स्प्रेड कैसे होता है? इट स्प्रेड्स व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ्स और स्नीजेस। ठीक है, जब भी कोई पर्सन जिसको ऑलरेडी यूपिन कफ हुआ है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस प्रेजेंट है, और वो कफिंग उसे हो रही है या स्नीजिंग हो रही है और
उसके थ्रू क्या हो रहा है कि जो ड्रॉपलेट्स हैं वो बाहर निकल रहे हैं उसके माउथ से, नोज़ से, और उसे आप या अनदर पर्सन जो वहाँ पे प्रेजेंट है वो उसे इनहेल कर ले रहा है, ब्रेथ में उसको ले ले रहा है, तो ये जो बैक्टीरिया है वो दूसरे पर्सन में भी क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। So the causative agent of the whooping cough is a bacteria, and the name of the bacteria is Bordetella pertussis, and it spreads when an infected person coughs or sneezes, ठीक है। और ये मेनली किसके थ्रू स्प्रेड होता है, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स के थ्रू। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ आपको ह्यूपिन कफ के बारे में। जब तक वैक्सीन डेवलप नहीं हुई थी तब तक क्या था कि ह्यूपिन कफ वाज कंसिडर्ड एज अ चाइल्डहुड डिजीज़, ठीक है। इसको क्या कंसिडर किया जा रहा था कि ये एक चाइल्डहुड डिजीज़ है, ठीक है, यानी कि ये क्या होती है, बच्चों में होती है ये डिजीज़, ठीक है। बट अब क्या है, ह्यूपिन कफ को किसे हो रहा है कि ह्यूपिन कफ उन बच्चों को होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जो कि इतने छोटे हैं कि उन्हें वैक्सीनेट नहीं किया जा सकता है, या फिर उन एडल्ट्स या टीनेजर्स को होता है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, या फिर जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा वीक है, ठीक है। So now what are the clinical presentations or sign and symptoms of the whooping cough? So students, once you become infected with whooping cough, it takes about 7 to 10 days for sign and symptoms to appear. Okay, जब भी ह्यूपिन कफ से कोई इन्फेक्ट होता है तो जो सिम्टम्स हैं वो 7 to 10 डेज़ में आना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि इससे भी ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि जब बॉर्डेला परट्यूसिस जो बैक्टीरिया है वो आपकी बॉडी में इंटर करता है, तो जैसे ही इंटर करता है वैसे ही सिम्टम्स आना स्टार्ट नहीं होते हैं। यहाँ पे 7 से 10 दिन लग जाते हैं सिम्टम्स को, साइन और सिम्टम्स को अपीयर होने में, और कभी कभी इससे ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, ठीक है। सो दे आर यूजली माइल्ड एट फर्स्ट एंड रिजेंबल ऑफ अ कॉमन कोल्ड, ठीक है। जब भी ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो जो कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स होते हैं जनरली वही सिम्टम्स ही अराइज होते हैं, लाइक रनी नोज, ठीक है, नेजल कॉन्जेशंस। रनी नोज का मतलब आपको पता है, सिक्रेशंस फ्रॉम द नोज, एंड नेजल कॉन्जेशन यानी कि नाक क्या होगी, बंद हो जाएगी। रेड वाटरी आइज, ठीक है, आंखों से पानी आएगा और रेडनेस रहेगी। फीवर होगा, ठीक है, एंड कफ। कि कॉमन कोल्ड के जो सिम्टम्स होते हैं वही सिम्टम्स यहाँ पे अराइज होंगे। बट आफ्टर अ वीक और 2 वीक साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा वर्स हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ही 2 हफ्ते या 1 हफ्ते बीतते हैं, ठीक है, साइन जो भी इसका साइन एंड सिम्टम है वो वर्सन होता है, यानी कि बहुत ही ख़राब होता जाता है, क्योंकि जो थिक म्यूकस है वो आपके जो एयरवेज हैं वहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगता है, और जिसकी वजह से बहुत ही अनकंट्रोलेबल कफिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये जो कफिंग है ये जब और भी प्रोलॉन्ग्ड होती है तो ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशंस क्रिएट करती हैं, लाइक वॉमिटिंग हो जाती है, ठीक है। फेस का जो कलर है वो क्या होता है, रेड और ब्लू हो जाता है, फटीग कॉज करता है, वीकनेस हो जाती है, और फिर एट द एंड में क्या होता है, ह्यूप का साउंड भी डेवलप होता है ड्यूरिंग द ब्रीदिंग, ओके। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया कि आफ्टर अ वीक और 2 वीक साइन एंड सिम्टम्स वर्सन, जो सिम्टम्स है, साइंस है जो कि कॉमन कोल्ड की तरह डेवलप हुए थे वो और भी ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो म्यूकस का जो फॉर्मेशन होता है कफिंग के दौरान, वो म्यूकस क्या होता है, इकट्ठा होने लगता है, एक्यूमुलेट होने लगता है, जो भी एयरवेज हैं, ठीक है, जो भी आपके एयरवेज हैं वहाँ पे क्या होता है कि म्यूकस इकट्ठा होने लगता है, और जिसकी वजह से जो कफिंग है वो अनकंट्रोलेबल हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा कफिंग होना स्टार्ट हो जाती है। एंड द सीवियर एंड प्रोलॉन्ग कफिंग अटैक्स में, जब ये कफिंग जो है सीवियर हो जाए और बहुत ही लंबे समय तक कफिंग होती रहे, तो ये क्या करती है, डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स डेवलप करती है, क्योंकि जिससे क्या होता है कि वॉमिटिंग हो सकती है, ठीक है, खांसते खांसते क्या होती है, वॉमिटिंग हो सकती है। रिजल्ट इन अ रेड और ब्लू फेस, जो फेस का कलर है वो रेड या ब्लू हो जाएगा, ठीक है। कॉजेज एक्सट्रीम फटीग डेवलप होगा, वीकनेस होगी, टायर्डनेस होगी, एंड एट द एंड अ हाई पिच्ड ह्यूप साउंड यहाँ पे डेवलप होगा जब भी सांस लेंगे, ठीक है, ब्रेथ ऑफ द एयर, जब भी सांस लेंगे उसके दौरान क्या होगा, ह्यूप का साउंड डेवलप होगा, ठीक है। Now what is the epidemiology of whooping cough?
So since the early 1980s, the incidence of pertussis has trended upward and with the peak occurring every 2 to 5 years. ठीक है, 1980 से क्या हुआ था कि स्टार्टिंग जब थी 1980s की, तब से ये इंसिडेंस स्टार्ट हुआ था pertussis का, जो कि डे बाय डे क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ठीक है, और ये क्या है थी, हर 2 से 5 साल में एक पीक पर आता था ये इंसिडेंस। ठीक है, सो ऑल्दो द लार्जेस्ट इंक्रीज इन pertussis केसेस हैज़ बीन एमंग एडोलसेंट्स एंड एडल्ट्स। ठीक है, ये दो जो कैटेगरी थी, इसमें सबसे ज़्यादा pertussis के केसेस जो थे वो देखे गए थे, यानी pertussis इज द ह्यूपिंग कफ। ओके, सो इन 2012 द सेकेंड हाइस्ट रेट ऑफ द डिजीज आफ्टर द इन्फेंट्स वर ऑब्जर्व इन द चिल्ड्रन एज 7 थ्रू 10 ईयर्स। ठीक है, फिर 2012 में क्या हुआ कि जब इसकी दूसरी वेव आप कह सकते हो इस डिजीज़ की आई, जो कि इन्फेंट के बाद जो है चिल्ड्रन जो कि 7 साल की एज के थे, 7 से 10 साल की एज के थे, उनको ये इस डिजीज़ से सफ़र होना पड़ा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था कि जब वैक्सीनेटेड होने लगे पर्सन्स, इन्फेंट्स, प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, तो फिर ये जो pertussis का केस था वो उनमें ऑब्जर्व होने लगा जिनके अंदर इम्यूनिटी क्या होती बहुत ही ज़्यादा वीक थी, या जिनके अंदर क्या था, वैक्सीनेशन क्या था, फेल हो गया था। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स की डिप्थीरिया, ह्यूपिंग कफ और टिटनेस इसकी कॉमन वैक्सीन बनी थी। ठीक है, जो कि लगाई जा रही थी उस समय, जिस समय ये केसेस स्टार्ट हुए थे। So now the role of the pharmacist in the treatment or in the prevention of the whooping cough. So pharmacists provide an extremely valuable services by monitoring patients, administering vaccines and providing information of the vaccines. Pharmacist, आपको पता है कि pharmacists are the most accessible healthcare provider in the communities. ठीक है, कम्युनिटी में जो एक फार्मासिस्ट एक ऐसा हेल्थ केयर प्रोवाइडर है जो बहुत ही ईज़िली लोगों को अवेलेबल हो जाता है, ईज़िली वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो फार्मासिस्ट का क्या काम होता है कि वो पेशेंट को मॉनिटर करे, ठीक है, वैक्सीन को एडमिनिस्टर करे, और वैक्सीन से रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो पेशेंट को और उसकी फैमिली को प्रोवाइड करे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट द फार्मासिस्ट काउंसल द पेशेंट्स और द फैमिली ऑन द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द pertussis एज वेल एज नीड टू बी इम्यूनाइज। ठीक है, फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है कि वो पेशेंट को और साथ ही साथ कोई फैमिली है उसको pertussis के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में अवेयर कराए, और इम्यूनाइज होना यानी वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है उस या वैक्सीनेटेड होना कितना इम्पॉर्टेंट है, ये क्या करना है, इसके बारे में पेशेंट को या फैमिली को अवेयर कराना, ये किसका काम होता है, फार्मासिस्ट का काम होता है। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट सेज दैट इफ पेरेंट्स थिंक्स हिज और हर चाइल्ड हैज़ whooping cough, pharmacist may assist the family in making an appointment with a doctor। ठीक है, अगर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि उनके बच्चे को ह्यूपिंग कफ है, ठीक है, ऐसा डाउट है, तो फार्मासिस्ट को क्या करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए कि वो उन्हें तुरंत सजेस्ट करें कि वो डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लें अपने बच्चे को दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है रोल ऑफ द फार्मासिस्ट। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक था वो था ह्यूपिंग कफ, जिसको मैंने आपको डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, ये लेक्चर समझ आया होगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो ह्यूपिंग कफ के बारे में अगर आपको कुछ और भी जानना है, या फिर आपको कोई पॉइंट ऐसा है जो समझ नहीं आया है, तो आप उसको मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और फॉर द नोट्स काइंडली ज्वाइन आवर चैनल टेलीग्राम एंड फॉलो अस ऑन द इंस्टाग्राम आल्सो। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग ये पामा पाठशाला। थैंक यू सो मच।